दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉक युक्ति यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं कोफोर्ज और LTIM शेयर्स के बीच के डिफरेंस की। हम समझेंगे कि दोनों में से कौन सा शेयर बेहतर है, क्या है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपसे आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे ताकि आप वीडियो में से मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट हासिल कर सके। दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कोफोर्ज और LTIM दोनों ही स्टॉक ऐसा मुमकिन है कि हमारे पोर्टफोलियो में शामिल हो, तो वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। और मेरी इस वीडियो के आधार पर अगर आप कोई भी स्टॉक मार्केट में पोजीशन बनाते हैं तो ये आपके पोर्टफोलियो, आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत ही बड़ा खतरा हो सकता है। दोस्तों हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं कि वीडियो एक्चुअल में है क्या, ठीक है, क्या चीज़ है। दोस्तों वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले मैं ना आपको एक निफ्टी IT इंडेक्स को दिखाना चाहता हूं। दोस्तों ये ना कुछ मार्क्स हैं, जो लेवल्स हैं जो हमने मार्क करे हुए हैं। जो हमारे पुराने दर्शक हैं, जो हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि मार्किंग क्या है। और आज से लगभग 4 महीने पहले ही हम लोगों ने मार्किंग करी थी। मैं आगे बढ़ूँ वीडियो में, इससे पहले मैं आपको पुरानी वीडियो के कुछ अंश आपको दिखाना चाहता हूँ। हार्डली 1 या 2 मिनट के होंगे। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप पूरा उससे सुनिएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा ही यूट्यूब चैनल है और आज से कोई 4 महीने पहले की ये वीडियो थी जो हमने लोगों ने बनाई थी। मैं आशा करता हूँ कि आप उससे सुनेंगे। थोड़ा सा पीछे और कर देते हैं। अभी क्या ही बोले कि कितना ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, मगर आप देख सकते हैं, लगा सकते हैं कि क्या है। तो दोस्तों आईटी में कोई खास ऐसा मतलब बुरी हालत वाली बात नहीं लग रही कि भाई कोई बुरी हालत हो जाएगी आईटी और आईटी के स्टॉक्स रैपिड जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि आईटी अपनी चाल तो पूरी करेगा, है ना। चाल तो उसको पूरी करनी पड़ेगी। और फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है। फिर तो हमें क्या लग रहा है, हमें लग रहा है कि कंसोलिडेट करेगा। अगर कंसोलिडेशन के बाद ये रेजिस्टेंस की जो लाइन है 43,000 की, इस लाइन को ऊपर से क्रॉस कर जाता है तो ये आपको एक 45,000 के आसपास की रेंज की चाल दे सकता है। देखिए दोस्तों, क्या कहा हमने, अगर ऊपर क्रॉस कर जाता है तो 45,000 तक की रेंज की चाल दे सकते हैं। आप देखिए यहाँ से कंसोलिडेट किया कुछ समय और उसके बाद ये ऊपर गया और कहाँ तक गया, 45,300 एग्जैक्ट हमारा वैल्यू जो हम लोगों ने आपसे डिस्कस करी थी। नहीं तो ये 39,000 तक नीचे गिर सकता है, 38,000 तक भी गिर सकता है। देखिए ठीक है। दोस्तों क्या बोला गया कि 38,000 तक के नीचे के डाउन साइड मूवमेंट आ सकती है, और देखिए यहाँ तक 38,000 तक की ही डाउन साइड मूवमेंट आई है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये जो लेवल्स है ना, ये बहुत क्रिटिकल लेवल्स होते हैं। बहुत काफ़ी बारीकी से स्टडी करने के बाद ही हम इन लेवल्स को बताते हैं आप लोगों के साथ। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप देखिए कि कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम देते हैं और हमें कितने 32 व्यूज़ मिले हैं। ठीक है, अब आप देखिए, मैं आपको अगर अपने मैं निफ्टी के अभी बताऊँ मैं, तो निफ्टी के अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो निफ्टी का आप देखिए कि हमारा जो लेवल्स है, हम लेवल्स ये आज से नहीं दे रहे। हम लोगों ने 29 जनवरी को जो वीडियो बनाई थी उसमें ही हम लोगों ने ये वाला लेवल प्रेडिक्ट किया था। हमने कहा था कि इस लेवल तक डेटा आ सकता है, सॉरी वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो अब देखिए सारे लेवल्स को वन बाय वन हम लिखते जा रहे हैं और आप लोगों के साथ डिस्कस करते जा रहे हैं। अभी फिलहाल मैंने इस बारे में कोई और नई वैल्यूज के रिगार्डिंग जो नहीं देखा है चार्ट्स, इस सेंस में कि मैं आगे की वैल्यूज को प्रेडिक्ट करूं। खैर ठीक है, अब देखते हैं कोफोर्ज और LTIM के स्टॉक्स को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना मैंने सारी वैल्यूज लिख दी हैं। ये जो वैल्यूज है, अभी मार्केट ओपन है, अभी चल रहा है मार्केट। आप देख सकते हैं यहाँ से वैल्यूज जो हैं वो चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो मार्केट तो चल ही रही है अभी, और ये जो वैल्यूज हैं करंट वैल्यूज ही आ रही हैं। दोस्तों स्टॉक का जो पी है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो प्राइस होता है ना, प्राइस इज इक्वल्स टू पी इंटू EPS, यानी कि वो कितना पैसा जनरेट कर रहा है और उसको कितना भाव दिया गया है, उसके हिसाब से एक सामान का प्राइस बनता है। तो अब आप देखिए कि ये जो अभी जो कोफोर्ज का करंट प्राइस है वो 7800 रुपये। अब देखिए ये 7800 रुपये कैसे आया, क्योंकि जब हमने करंट पी 65 रुपये वाला पी को, उसका EPS 119 रुपये जो ये है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो वैल्यू आएगी वो 7810 रुपये आ रही है। और आप देखिए यहाँ पे 7810 रुपये की वैल्यू आ रही है। और अगर मैं कोफोर्ज की बात करूँ तो कोफोर्ज का प्राइस कितना है, कोफोर्ज का अभी जो करंट प्राइस है आज का, इस वक्त का, वो 7800 रुपये है। ठीक है, तो मतलब आसपास ही चल रहा है। अगर मैं ऐसे 5 मिनट की कैंडल के हिसाब से देखूं तो जो वैल्यू है वो इस वक्त 7801 रुपये है। अब देखिए ये ऑब्वियसली ना, देखिए 9686 रुपये चला गया, तो वहां से गिरेगा ना, बैलेंस करेगा अपने आप को, वो अपने आप को सेटल करेगा कि भाई ये जो है ये तो ज़्यादा हो गया, भाव ऊपर आ गया तो भाव को सेटल करो। ठीक है ना, तो ये कुछ इस हिसाब से हमारा काम चलता है। ठीक है, तो ये एक 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 आइडिया है। ठीक है, यही एक वैल्यू होती है। अगर मैं LTIM की बात करूं तो LTIM का भी स्टॉक का जो प्राइस है वो उसी सेंस में निकला है कि अगर मैं करंट PE को मल्टीप्लाई कर दूं
ईपीएस है, करंट ईपीएस है, तो मेरे पास उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो यानी कि यहाँ पर अभी ये फेयर वैल्यू में आ रहा है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है पी के हिसाब से, अगर मैं ईपीएस जो जनरेट कर रहा हूँ 5,000 बनती है, और इस टाइम 4768 रुपये की इसकी वैल्यू है। ठीक है, देखते हैं अभी आगे और क्या होता है। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर एक साल के पुराने पी की जो एवरेज रही है ना, वो एवरेज को मैं उस आज के करंट ईपीएस, जितना वो ईपीएस आज जनरेट कर रही है उसके हिसाब से देखूंगा, तो मेरे पास एक साल के हिसाब से फेयर वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से मेरे को 3 साल के हिसाब से फेयर वैल्यू मिल जाएगी, इसी हिसाब से मेरे को 5 साल 10 साल के हिसाब से फेयर वैल्यू मिल जाएगी। तो कोफोर्ज की जो फेयर वैल्यूज है वो ये आ रही है कि प्राइस जो है अभी काफ़ी ऊपर है। आप देखिए कि प्राइस जो है ना 7700 रुपये से ऊपर जा रहा है करंट प्राइस, जबकि फेयर वैल्यू एक साल के पी के हिसाब से भी 6300 रुपये है। 3 साल के पी के हिसाब से 5,000 है, 5 साल के पी के हिसाब से 4850 के आसपास की वैल्यू आती है, एक साल के पी के हिसाब से 6350 के पी की वैल्यू आती है। तो प्राइस जो है ना अभी थोड़ा सा ऊपर लग रहा है दोस्तों। हालांकि अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, मंथली अगर व्यू के हिसाब से देखें, हमने अगर मंथली व्यू रख दिया था, और अगर यहाँ से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि ये थोड़ा, ये जो ग्रीन लाइन होती है ना दोस्तों, ये अट्रैक्ट करती है, क्योंकि ये एक एवरेज प्राइस है एक महीने के हिसाब का, मूविंग एवरेज लगी हुई है सिंपल। तो ये सिंपल मूविंग एवरेज जो है ये उसको नीचे अट्रैक्ट करेगी। अब हो सकता है ना भी अट्रैक्ट करे, मगर आप देखिए बार बार यही अट्रैक्ट किया है। तो सही समय जो होता है निवेश का किसी भी स्टॉक का, वो तब होता है जब वो नीचे वाली मूविंग एवरेज के आसपास आ जाए, ठीक है, या उससे नीचे मिल रहा हो। अब हम देखते हैं इसी तरीके से एल को। जब मैं एल को देखता हूँ दोस्तों, यानी कि एल टी आई माइंट्री जो स्टॉक है हमारा एल, उसको अगर देखता हूँ तो ये जो है ना, इसका स्टॉक 5 साल की फेयर वैल्यू के हिसाब से भी सस्ते में मिल रहा है। 3 साल की जो लोवेस्ट पी रही है इसकी, उसके हिसाब से भी अगर मैं वैल्यूज को देखूं तो भी सस्ते में मिल रहा है अभी। अब सस्ता है, कितना सस्ता है देखते हैं, क्योंकि सस्ता और सस्ता होता है, बट एल जैसा स्टॉक मिल रहा है। तो लार्ज कैप की कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि डिविडेंड भी देती है, अच्छा खासा डिविडेंड देती है, कोफोर्ड से तो ज़्यादा डिविडेंड देती है। तो ये थोड़ी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। तो देखिए, कोई निवेश की राय नहीं है, आप अपने तरीके से देखिए, बट ये एक एक अप्रोच है आपके लिए कि आप सही स्टॉक को देख सके। अब आप जब ये स्टॉक पे देखेंगे, देखिए एल में भी हमारा निवेश रह चुका है, मगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप देखिए ये ग्रीन लाइन जो मैंने कहा था, सेम पैटर्न है, सेम चार्ट है। जब आप ग्रीन लाइन को देखेंगे तो कोफोर्ज जो है, कोफोर्ज में अभी गैप है ना, वो गैप हो सकता है भर जाए। ये गैप जैसे कि मई 2024 में कोफोर्ज नीचे आया था, ये टाइम था इन्वेस्ट करने का, ठीक है, ये समय था इन्वेस्ट करने का, सितंबर 2022 के आसपास का। आगे का पता नहीं। अब देखिए, हो सकता है ना कि ये ग्रीन लाइन भी धीरे धीरे करके एवरेज हो रही है, तो वो भी ऊपर के एवरेजेस आएंगे, क्योंकि अभी तो पीछे के एवरेज भी काउंट कर रहा है। धीरे समय आने पर वो कुछ आगे के ही एवरेज काउंट करेगा, तो ये ग्रीन लाइन भी हो सकता है ऊपर बढ़े। और ये भी तो जरूरी नहीं कि प्राइस करेक्शन हो सकता है टाइम करेक्शन में गुजरे स्टॉक। तो दे आर द वेरियस पॉसिबिलिटीज इन एंड आउट्स, अब हमें सब देखनी होगी, उसके बाद ही हम कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए अगर मैं एल की बात करूं, तो एल जो है हमारा माइंट्री वाला स्टॉक जो है एल, ये ग्रीन लाइन से नीचे है दोस्तों, और इसकी आर एस आई भी 43 है, और ये आर एस आई मंथली लेवल पर एक सपोर्ट का काम ऑलरेडी कर चुकी है, और उस सपोर्ट से भी नीचे ही है। अब सपोर्ट टूटा भी अच्छी बात नहीं होती। तो अगर मैं इसे 3 महीने के गैप में देखूँ, 3 महीने के गैप में अगर हम देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत इस समय इस जगह पर हमें मिल जाए और फिर ठीक हो, ठीक है। तो ये कुछ एक वैल्यूज है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं एक बेहतर स्टॉक को पिक करने में। दूसरी चीज़ अगर मैं देखूं, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं दोस्तों, कि कोफोर्ज में वैसे तो बातें सब सही लग रही हैं, बट एक चीज़ है कि प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे जीरो है। प्रमोटर होल्डिंग जीरो होना कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि प्रमोटर है या नहीं है, मतलब इंडिया में प्रमोटर होल्डिंग 75% होती है, और उसके बाद 5-10% तो और उल्टे पुल्टे नामों से प्रमोटर होल्ड करके बैठे हुए होते हैं पब्लिक बनकर, ठीक है, बात अलग होती है। मगर कहने का मतलब होता है कि देखिए, यूएस या एक प्रोफेशनली ओन्ड कंपनीज होती हैं, वो उनमें प्रमोटर होल्डिंग नहीं होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एल टी आई माइंट्री की ही जो लार्सन कंपनी है हमारी, लार्सन एंड ट्रूबो जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है, उसमें प्रमोटर नहीं है कोई, है ना, उसमें कोई भी प्रमोटर नहीं है। अगर मैं आईसीआईसी बैंक की बात करूं, आईसीआईसी बैंक की बात करूं, तो इसमें भी कोई प्रमोटर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें कोई प्रमोटर नहीं है। अगर मैं आपको आईटीसी जैसे स्टॉक की, जो मतलब ये सारे बड़े नाम है ये, अगर मैं आईटीसी की भी बात आपको करूं तो उसमें भी कोई प्रमोटर नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं एचडीएफसी की भी बात करूं तो आपको कोई प्रमोटर नहीं मिलेगा। तो दे ऑल आर दी बिगर नेम्स, राइट, ये एक बहुत बड़े नाम है। और देखिए
HDFC बैंक में प्रमोटर होल्डिंग जीरो है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार से कोफोर्ज में भी प्रमोटर होल्डिंग जीरो है। अब यहाँ तक तो सब सही चल रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, स्टॉक मतलब ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मैं अपना निवेश के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैं इस स्टॉक से परहेज नहीं करूंगा। मगर मुझे जो एक चीज परेशान कर रही है या मैं एक चीज को सही नहीं मान रहा, वो चीज है कि इंक्रीजिंग ऑफ बोरोइंग्स। क्योंकि मैं खुद आईटी का व्यक्ति हूं, तो मेरे को यहाँ में कंपनी ने जस्टिफाई नहीं किया कि बोरोइंग्स बढ़ क्यों रही हैं। ये 718 करोड़ रुपए है ना, मतलब 1000 करोड़ की जो बोरोइंग्स हैं, ये क्यों बोरोइंग्स हैं। और मैं कोफोर्ज में ऑलरेडी काम भी कर चुका हूँ, डिस्क्लेमर के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। तो कोई इस तरह से नहीं है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ कोफोर्ज को, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 करोड़ की जो बोरोइंग्स हैं ये क्यों है, और इस तरह की कंपनी बोरोइंग ले क्यों रही है, क्योंकि जब प्रमोटर नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डाइसी सिचुएशन लग रही है, बट इतना भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अभी एक डील भी चल रही है इन मतलब प्रमोट कोफोर्ज के रिगार्डिंग, ठीक है। कोफोर्ज एक और आईटी कंपनी है, उसको एक्वायर कर रही है। कंपनी का नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, सिगेटी है पता नहीं क्या है, ठीक है। इस टाइप से कोई कंपनी है, तो उसको कोफोर्ज एक्वायर कर रही है। तो ये थोड़ा पूरा ओवरऑल सिस्टम है दोस्तों, देखते हैं। और अभी भी ना जो डेप्ट है वो ठीक है। अच्छा, अगर हम एल की बात करें तो उसमें डेप्ट और कम है। अगर मैं एल की बात करूं तो एल के पास डेप्ट और कम है, डिविडेंड यील्ड उसके ज़्यादा है, ठीक है। डिविडेंड को ज़्यादा दे रही है। दूसरी चीज़ जो आपको फोकस करनी चाहिए, आप यहाँ पे देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू एल की 6.78 है, 6.75 गुना ज़्यादा उसका उसका प्राइस चल रहा है बुक वैल्यू से। जबकि अगर मैं कोफोर्स की बात करूँ तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑलरेडी अब यहाँ पे देखिए वो 8.5 गुना से भी ज़्यादा हम उसका पे कर रहे हैं। जबकि एल में हम उसको कम पे कर रहे हैं। तो मैं ये लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्डर्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि जब आप खरीदें तो किस नज़रिए से देखिए। एक और कंपनी है परसिस्टेंस, देख लेते हैं परसिस्टेंट क्या लगता है। तो परसिस्टेंट देखिए प्राइस टू बुक वैल्यू 15 गुना मिल रहा है। मतलब सॉरी, मैं तो इस टाइप के स्टॉक को बिल्कुल अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि आप देखिए ये इतना कोई बेहतर बात नहीं है, ठीक है, कि 15-15 गुना पे हम लोग एक प्राइस को दे दें। परसिस्टेंट का अगर हम चार्ट देखें, अगर मैं परसिस्टेंट सिस्टम्स का चार्ट देखूं तो देखिए दोस्तों, अभी तक तो इसमें करेक्शन आई भी नहीं है। अब ये भी देखिए चार्ट पता नहीं कब बनाया होगा मैंने, और यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट डाला होगा और देखिए आ गया सपोर्ट, वो आ गया ना। मतलब मेरे को लिटरली आइडिया भी नहीं है कि कब इसका बनाया होगा कब नहीं किया होगा मैंने, मगर आ गया, वो आना ही है इतना। और अभी इससे भी थोड़ा नीचे जाएगा जो लग रहा है देखने में। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं दोस्तों। हालांकि इस वीडियो में मैंने कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बुराई कर रहा हूँ किसी स्टॉक की या नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा कहने का मतलब है कि थोड़ा ऐसा नहीं है कि न्यूज़ आ रही है तो आओ खरीदते हैं, आओ खरीदते हैं, कोफोर्ज खरीद लेते हैं। कोफोर्ज 10,000 चला जाएगा, 15,000 चला जाएगा, 20,000 चला जाएगा, अरे कैसे चला जाएगा, है ना। कुछ 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 सेंस तो होनी चाहिए ना उसके ऊपर जाने के पीछे, उसके जाने के पीछे लॉजिक तो होना चाहिए ना। कोफोर्ज अब देखिए 67 का पी, जबकि इंडस्ट्री पूरी 30 के पी पे चल रही है। वो 30 का पी भी नहीं मिला उसको, 3 गुना ज्यादा, दुगना पी मिल रहा है उसको, दुगने से भी ज्यादा पी मिल गया। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कि क्यों उसको दुगना पी दिया जा रहा है। क्या प्रॉफिट की जो बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, कुछ आने वाला है, कुछ कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ लगने वाला है। क्योंकि अगर हम कोफोर्ज के, अगर हम नीचे इस पे भी जाएं तो यहाँ पर भी मेरे को कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि कोफोर्ज ने बहुत ज़्यादा कोई नया प्रोजेक्ट उनके हाथ लग गया हो, ठीक है। इस टाइप से भी कोई अच्छी खासी ऐसी तो कोई बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ये सब तो इनका एक BOU है, बिजनेस एज यूजुअल इनका चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या हो रहा है। हालांकि इन्होंने कहा कि फ्रेश ऑर्डर्स इनटेक, ये कौन से ईयर्स के हैं फ्रेश ऑर्डर इनटेक्स, Q3 2025, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी बढ़ोतरी हुई है काफ़ी, ठीक है। टू लगभग लगभग कोई 21 मिलियन के आसपास है, 21 मिलियन US डॉलर के आसपास ऑर्डर बुक एग्जीक्यूटेबल ओवर द नेक्स्ट 2 मंथ्स, ओके। तो इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों, उसके बाद आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, 14 मिनट की ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर मेरे को कोई अच्छा इंसाइट मिलता है, और देखिए जो भी है ना, प्राइस तो अपने आप को करेक्ट करेगा, एडजस्ट करेगा ही करेगा। प्राइस प्राइस बिना अपने आप को एडजस्ट करे नहीं रह सकता। और सीधे तौर पर अगर मैं बताऊं तो मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से ग्रीन लाइन अट्रैक्ट करती है प्राइस को, प्राइस नीचे आता है और उसके बाद ही वो ऊपर जाता है। यहाँ से आएगा, रिस्पेक्ट करेगा, उसके बाद ऊपर चलेगा, ठीक है। कितना ऊपर जाएगा आप देखिए, यहाँ से अगर हम देखें
यहाँ से नीचे करें तो ये उसकी फेयर वैल्यू बन रही थी, इससे ऊपर की पूरी फ्रॉक थी, निकल गई, दोबारा एडजस्ट होगा, नई वैल्यू आएगी, देखेंगे। ठीक है, तो इस वैल्यू इसमें इतना ही लगता है दोस्तों। अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो आशा करते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। और इसी वीडियो के तुरंत बाद हम एक और वीडियो आपके साथ अपलोड करने जा रहे हैं, और वो वीडियो है ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड एक स्टॉक की, बेहतरीन स्टॉक है दोस्तों, ज़रूर उसको कंसिडर कीजिएगा। धन्यवाद आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए।